नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज 21 मार्च यानी जब सूर्य की किरणें सीधा ही इक्वेटर यानी विषुववृत्त पे गिरती हैं, इसलिए दिन और रात की लंबाई एक समान होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विनॉक्स। हाँ, तो इस इक्विनॉक्स के दिन पे मुझे इंडियन एक्सप्रेस में एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे बड़ी हेडलाइन है पॉलिटिकल करप्शन के बारे में। मुंबई के भूतपूर्व कमिश्नर ने आरोप लगाया कि वो जो पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे ने अलेजेडली मुकेश अंबानी के घर के सामने बॉम्ब वाली एसयूवी कार प्लांट की थी, उसमें एक रैंसम लेटर डाला था कि बिटकॉइन में मुझे फिरौती दो। वो सब उसने इसलिए किया था क्योंकि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर गृह मंत्री ने उस पुलिस ऑफिसर को टारगेट दिया था कि तुमने हर महीने 100 करोड़ रुपए मुझे रेस्टोरेंट, बार्स, बिजनेसमैन से फिरौती लेकर आना है। खैर, इसकी अभी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी कुछ दिन इसकी सब कॉलम वगैरह चलती रहेगी, तो उसमें से एथिक्स में जो काम की चीज़ें हाथ में आती रहे हम कलेक्ट करते रहेंगे। अलग अलग पुलिस रिफॉर्म कमेटी बनी थी, उन्होंने क्या कहा पुलिस के पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, इंडिपेंडेंस के बारे में वगैरह वगैरह। पुलिस का ही नाम लिया है तो कई बार आप पाते हैं कि आपका कोई सामान चोरी हो जाए तो भी विक्टिम पुलिस में कंप्लेन नहीं करता। उसे लगता है कि फालतू में धक्के खाने होंगे, टाइम वेस्ट होगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लोग चीज़ वापस नहीं करवा पाएंगे। सो हाउ टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन पुलिस एंड सिटीजन। इसके लिए वडोदरा पुलिस ने एक समारोह का आयोजन किया कि जहां पर अलग अलग चेन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट, रिक्शा चोरी, मोबाइल फ़ोन चोरी में जितना सामान बरामद हुआ था उनके सभी राइटफुल ओनर्स को वापस किया गया। अभी ये चीज़ तो उनको एक एक बुला के बंद दरवाजे में भी ऑफिस में दे सकते हैं, मीडिया में तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। वो तमाशा इसलिए करना है ताकि मीडिया प्रेजेंट होगी, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, फ़ोटो आएंगे, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में सब चलेगा, तो पुलिस की एक पॉजिटिव इमेज, सकारात्मक छवि बनती है। जनता ट्रस्ट करती है कि हाँ अच्छा 37 मोबाइल चोरी हुए थे तो वापस भी करवाएं। और ऐसे प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर आके खुद भाषण भी देते हैं जिनमें वो सब बताते हैं कि अगर आपका मोबाइल या व्हीकल चोरी हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, वरना उसी मोबाइल या व्हीकल का कोई क्राइम में इस्तेमाल होगा तो आपकी ही पुलिस फिर पकड़ सकती है। सो ये यूपीएससी मेंस पेपर 4 में पिछले 2 साल में मेरे ख्याल से 2 बार ऐसे प्रश्न आए हैं कि आप आईपीएस ऑफिसर हैं और ये वो कुछ गलत हो रहा है, व्हाट विल यू डू। तो बहुत सारे काम करने होते हैं, उसमें एक ये है कि जनता के साथ विश्वास भी संपादन करना है, तभी तो कोई क्राइम हो रहा होगा तो वो लोग आपको एक्टिवली रिपोर्ट करेंगे वगैरह। आईपीएस के बाद आगे बढ़ते हैं आईएएस। कई बार आपको यूपीएससी इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम आईएएस, या फिर कुछ बार वो स्टूडेंट खुद बोलते हैं कि आईएएस प्रोवाइड्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटी इन कैरियर, तो फिर उसको पूछा कैसे डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है। या फिर कई बार पूछा जाता है कि आप तो साइंस ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, मेडिकल ग्रेजुएट हैं, तो क्यों आपको आईएएस बनना है जो कि एक जनरलिस्ट टाइप की जॉब है। तो उसके बहुत सारे जवाब दे सकते हैं। अभी अपने पास कुछ और फैक्ट्स हाथ में आते हैं। एक बायोकेमिस्ट थे जीवी रामकृष्णा, जिनका देहांत हुआ है अभी। आईएएस ऑफिसर के रूप में कहाँ कहाँ तक वो पहुँचे। वो सेबी के फर्स्ट चेयरमैन थे और ये हर्षद मेहता स्कैम के बाद पूरा शेयर मार्केट क्लीन अप करना, वो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम यानी बदला ट्रांजैक्शन उसको हटा के T+2 सेटलमेंट सिस्टम लाना, उस वक्त भी बहुत सारे शेयर ट्रेडर और विजय माल्या, नीरव मोदी टाइप के लोगों ने बहुत प्रेशर डाला होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वो शेयर मार्केट में सब क्लीन अप किया। फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के भी चेयरमैन थे। यूरोपियन यूनियन का कोई इकोनॉमी की बॉडी थी, उसमें वो भारत के एम्बेसडर के रूप में गए थे। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे। हाँ, तो आईएएस कैसे आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ देता है भाई, इतने सारे काम तो किए। और वो कौन सा इकोनॉमिस्ट था, वो तो बायोकेमिस्ट था, क्योंकि आईएएस का काम खुद से सब, ही डजेंट हैव टू डू द एग्जैक्ट वर्क बाय हिमसेल्फ, उसने बाकी सब लोगों को काम डेलीगेट करके बेस्ट आउटपुट लाना होता है। हालांकि आजकल जो वेब सीरीज़ का माहौल है, तो हर्षद मेहता के नाम पे वेब सीरीज़ भी बनी और अभी अभिषेक बच्चन की कोई मूवी भी आने वाली है। और आप पाएंगे बहुत सारे बाबू सोना टाइप यंगस्टर, उनको लगता है कि वही भगवान है। मतलब वो हर्षद मेहता ने अलग अलग बैंकों में सब फर्जीवाड़ा करके 45,000 से ज़्यादा लोगों के सेविंग अकाउंट में से पैसा हड़प किया, शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट को अचानक से तेज़ी दिलवा के वहाँ पर भी बहुत सारे इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया। तो वो सब कुछ नहीं, वो बस उसकी वेब सीरीज़ बनी, देन ही इज़ अ हीरो। जैसा अब कई लोगों के सब फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस में वो डालते रहते। सो अगेन, जब आप वेब सीरीज़ के बारे में लिखे तो एक तो क्रिटिसिज्म हमारे पास है ही कि वहाँ कैसे सब अश्लील चीज़ें दिखाई जाती हैं, गाली गलौज का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, वो सब तो है ही। और साथ ही साथ ये भी कि ऐसे सब स्कैमस्टर की वेब सीरीज़ करके उनको ग्लोरीफाई करते हैं और यंगस्टर पर इसकी बुरी असर जा रही है। ये सब पॉजिटिव इमेज भी जो आईएएस, आईपीएस, स्टेट सर्विस ऑफिसर, बैंक ऑफिसर के अच्छे कामों की भी वेब सीरीज़ होनी चाहिए। तो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 4 एथिक्स में एटीट्यूड्स टुवर्ड्स
विमेन। महिलाओं के प्रति रवैया, तो 2011 में एक इस्तांबुल कन्वेंशन हुआ, उसमें यूरोपियन यूनियन और यूरोप के आसपास के करीब 45 देशों ने उसे साइन किया। ये इस्तांबुल कन्वेंशन में लिखा है कि महिला और पुरुष के एक समान अधिकार होंगे। अलग अलग देश की सरकारों ने महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए कानून बनाने होंगे वगैरह। अब तुर्की ने पहले तो साइन किया था, लेकिन 2021 में उनको सपना आ गया तो उन्होंने उसका रेटिफिकेशन वापस ले लिया कि हम इससे बाहर निकलते हैं। उसके कारण उनकी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसे दिए, पहला कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के केस में एग्रीमेंट, मीडिएशन ऐसा होना चाहिए, मतलब सुलह, समाधान कर दिया जाए, न कि वहाँ पर पति को या उसके रिलेटिव को पनिशमेंट दिया जाए, वरना वो सुलह समाधान हो नहीं सकती। ये पहला कारण। और इस्तांबुल के कन्वेंशन में तो बस की सजा ही दो सबको, ये तरीका सही नहीं। दूसरा कि ये महिला सशक्तिकरण की इतनी सारी बात के चलते ट्रेडिशनल तुर्की की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उसको हानि हो रही है। और जेंडर इक्वालिटी के नाम पर ये यूरोपियन यूनियन अपना वो LGBTQ फ्रीडम जोन और होमोसेक्सुअलिटी फ्रीडम वो सब तुर्की पर थोपने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है वगैरह। और जब तक इंटरनेशनल लेवल पर सभी देश एक मत नहीं होंगे वीमेन राइट्स के बारे में, तब तक वीमेन वायलेंस के खिलाफ हम आसानी से नहीं लड़ सकते वगैरह। वो मेंस पेपर 1 में भी इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन, मेंस पेपर 4 एटीट्यूड फॉर वीमेन, निबंध में भी वीमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी में ये सब सोचने लिखने के मुद्दे। एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन में पाकिस्तान की एक कोर्ट ने 2 पुरुषों को मौत की सज़ा दी है क्योंकि उन्होंने एक फ्रेंच महिला पर रेप किया था। आगे भी हमने एक बार पढ़ा था कि कैसे पाकिस्तान में रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी एंड केमिकल कास्ट्रेशन, मतलब दवाइयाँ देकर नपुंसक कर देना, ऐसी सज़ा है। वो तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन शायद उस बार वो एक्सेल फाइल में मैंने उसके आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट नहीं बनाए थे, तो अभी मैंने डाल दिए हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर तो एक ही हो सकता है, हाँ ऐसी हम सज़ा देंगे तो सब लोगों में खौफ बैठेगा और रेप के केस कम होंगे। उसके सामने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है, जो अलग अलग सब ह्यूमन राइट्स वाले बोलते रहते हैं कि डेटा से प्रूव नहीं होता कि ऐसा करने से कुछ कमी आती है रेप केस में। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान में डेथ पेनल्टी है तो भी केस में कोई खास कमी नहीं आई। तो मतलब डेथ पेनल्टी नहीं, बट रादर कोई भी सज़ा हो, 7 साल, 10 साल, 15 साल, देयर मस्ट बी सर्टेनिटी एंड प्रॉम्प्टनेस, निश्चितता होनी चाहिए, त्वरितता होनी चाहिए कि सज़ा होगी ही होगी, तो अपराधी डर के जिएंगे। अब वो 7 साल है, 10 साल है, डेथ पेनल्टी, वो सीवियरिटी से ज़्यादा प्रॉम्प्टनेस जरूरी है। दूसरा, कई बार रेपिस्ट विक्टिम महिला के परिवार का या जान पहचान का कोई व्यक्ति होता है। अब अगर सीधा ही ऐसा केस हो कि फांसी दे देंगे तो फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव द्वारा विक्टिम पर और प्रेशर आ सकता है कि नहीं आप केस ही मत करो। तीसरा, अगर मौत का डर रहेगा रेपिस्ट को तो वो विक्टिम को रेप के बाद छोड़ देने की जगह उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को भी छुपा दे कि मुझे कोई पकड़ नहीं ले। सो इट विल इनफैक्ट इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द विक्टिम। चौथा, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कानून में सुधार किए कि नाबालिग पर रेप होगा तो डेथ पेनल्टी। लेकिन ऐसे जितने केस में कन्विक्शन आए तो पता चला जितने भी वो पुरुष थे वो सब गरीब परिवारों से थे, और मतलब जो अमीर और रसूखदार हैं वो तो विटनेस और विक्टिम को पैसा दे के चुप करा देते हैं। और पांचवा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक ये भी अजम्पशन कि उसको जेल में भेजना है ताकि 10, 15, 20 साल बाद उसका रिफॉर्म हो जाए, वो आदमी सुधर जाए और वापस आ सके समाज में। लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि नहीं, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल एंड रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, आँख के बदले आँख टाइप की ये चीज़, तो वो मानवता के खिलाफ है वगैरह। और दिसंबर 2012 में दिल्ली गैंग रेप के बाद, वो निर्भया केस के बाद जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वगैरह। तो ये भी मुद्दा, वो एथिक्स, एटीट्यूड फॉर वीमेन, वीमेन सेफ्टी फॉर निबंध का पेपर हो, इंटरव्यू में, तो हमारे पास अब मुद्दे हैं। एथिक्स से आगे बढ़े एनवायरनमेंट। चीता, तो चीते की क्या खास बातें होती हैं वो सब मैंने नोट्स बना दिए है। उसकी फैमिली, जीनस, उसके जो पंजे नाखून होते हैं वो पूरी तरह से वो वापस अपने पंजे में नाखून खींच नहीं सकता जैसे बिल्ली और शेर वगैरह कर सकते हैं। आप जानते हैं चीता काफ़ी तेज भाग सकता है, तो उसके लिए उसकी बॉडी में खास बात क्या होगी, उसकी लीवर, एड्रिनल ग्लैंड्स, लंग्स, फेफड़े, हार्ट, हृदय, वो काफ़ी लंबे बड़े होते हैं ताकि वो इतना ऑक्सीजन इंटेक करके जल्दी जल्दी भाग सके। मेरे ख्याल से अभी 1-2 साल में कुछ UPSC में आया था व्हेल मछली के अंदर क्या होता है, या हालांकि ये 7 से 12 साल तक ही जिंदा रह सकता है, हाथी या कछुआ नहीं कि सालों साल तक जिंदा रह सके। तो मतलब सोचने वाली, जो ज़्यादा तेज़ भागता है तो उसकी ज़िंदगी उतनी छोटी रहती है, जो धीरे धीरे चलता है तो लंबा जी सकता है। खैर, अकबर और कई सारे सब राजा महाराजा उसे हंटिंग एनिमल और पेट के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1952 में भारत से ये एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि उसके 1-2 साल पहले किसी ऐसे रजवाड़ी राजा महाराजा ने उसको
आखिरी जो चीता भारत में था उसका गोली मार दी थी। अभी 2021 में सरकार सोच रही है कि वापस चीते को हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाके भारत में स्थापित करेंगे। उसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ साइट्स आइडेंटिफाई किए, जिसका लिस्ट मैंने आपको दिया है, वो सब पढ़ लेना, मैथ द फॉलोइंग और लोकेशन एनवायरनमेंट के MCQ में। ज़्यादातर तो बात चले कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उसे रखा जाए, हल्की राजस्थान वगैरह में भी। इसके साथ जुड़ा हुआ एक और भी मुद्दा है कि ये गुजरात के गिर प्रदेश में जो लायंस है उनको भी वहाँ पर मध्य प्रदेश में रखा जाए। तो वो मुद्दा मतलब इंटरव्यू के लिए, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू दिस गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कि हाँ उनका वहाँ पर विस्थापन करना चाहिए कि नहीं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट। अगेंस्ट में क्या कि उसको वहाँ की हवा पानी माफक नहीं आएगा तो मर जाएगा। आर्ग्यूमेंट इन फेवर कि सारे ये गिर में रहेंगे तो वो याद करो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस, एक ही जगह सब होंगे, एक ही जगह वायरस आ गया तो सब मर जाए तो पूरी एशियाटिक लायन प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। तो बेटर कि 2-3 जगह रखते हैं तो थोड़ी सेफ्टी रहे। फिर ये नर्मदा में स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा के पास में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क बना है। अब वहाँ पर बहुत सारे देश विदेश के जानवरों को रखा गया है, लेकिन पता चला 27% ऑफ द बर्ड्स वो 2 साल में ही मर गए। क्यों? शायद उनको ये हवा पानी भारत की राज नहीं आई होगी। तीसरा है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को मनाते हैं और इसकी शुरुआत 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन से हुई थी। इसका पूरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कौन देखता है? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट विद FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अभी असल में ये वाली चीज़ें वो याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये याद रखना ज़रूरी है कि अच्छा ये ऐसी कोई छोटी वाली संस्थाएं कर रही हैं और नहीं कि WWF या UNFCCC या कुछ और। एंड लास्टली, ये आज संडे इंडियन एक्सप्रेस है तो लाइफस्टाइल टाइप की खबरें होती हैं, उसमें रंजीत लाल की एनवायरनमेंट के बारे में कॉलम वो आप पढ़िए। उसने बात की है सब की अलग अलग वाइल्ड कैट, जंगली बिल्लियाँ बहुत सारी, लेकिन उसको देख के ऐसी स्टेज में नहीं आना कि वो सारी लिस्ट में तैयार करूँ MCQ के लिए, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट एक हद से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसको आपने पढ़ना चाहिए। UPSC प्रीलिम पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये UPSC की जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं CDS, CAPF, IAS, वहाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक थीम चलता है कि एनवायरनमेंट का पैसेट डालेंगे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपको एक प्रजाति के अलग अलग सब कि ये मेंढक 5 टाइप के या बटरफ्लाई तितलियाँ 5 टाइप की, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन चले कि ये वाला इधर मिलता है, वो वाला उधर मिलता है, इसका ऐसा कलर है, वो वैसे खाना खाता है। और फिर MCQ ऐसे बनाए जाते हैं कि उल्टा उसे घुमा देंगे, ये वाली चीज़ किधर मिलती है, ये कैसा खाना खाता है, ये कैसे शिकार करता है, ऑथर विल अग्री टू दिस, ऑथर विल डिसअग्री टू दिस। तो ऐसे सब पढ़ने की आदत रखिए तो जल्दी जल्दी आप उसे सॉल्व कर सकें। एनवायरनमेंट के बाद आगे चलते हैं। पता चला गुरुवार को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाइनीज़ वैक्सीन जो सिनोफार्म कंपनी ने बनाई थी दी गई, और शुक्रवार को उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया। हालांकि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है कि ऑलरेडी वो हो सकता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे। हाँ, तो ये क्या किधर काम का है? MCQ में काम का नहीं, बट यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ चैलेंज इन द पब्लिक कम्युनिकेशन। ऑलरेडी आप जानते हैं कि भारत से लेकर सभी देशों में कुछ लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है, वो नहीं लेते, उनको लगता है ये सही से टेस्टिंग नहीं हुआ है XYZ। अब ऐसी माहौल में ये डिक्लेयर किया जाए कि देखो पाकिस्तान के PM को वैक्सीन दी थी और दूसरे दिन पॉजिटिव आ गया कोरोना, जबकि साइंस के हिसाब से कारण और हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। हालांकि सोशल मीडिया में कुछ लोग खौफ ऐसा फैलाए ताकि पाकिस्तान के कोई दूसरे लोग वैक्सीन ले ही नहीं। सो दिस इज़ वन चैलेंज। और सामने कि अच्छा तो हम इसको छुपा दें कि पाकिस्तान के PM को कुछ नहीं हुआ है, इफ़ नॉट अनाउंस, तो फिर उनके संपर्क में जितने लोग आए थे उनको भी तो क्वारंटीन में रखना है, तो उनको सूचित करना होगा। इट विल क्रिएट न्यू सेट ऑफ कंस्पायरेसी थियरीज अगर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी ना हुई। मतलब कि कुछ करो तो भी तकलीफ और न करो तो भी तकलीफ। देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए? सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रूथफुलनेस। तो बता देना चाहिए जो हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन कि ये कारण उसका हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन में ही म्यांमार में धमाल के बाद जो शरणार्थी भारत में आ रहे थे, कल ही पढ़ लिया था। 1-2 नए फैक्ट्स जानने हैं। ये जो रेफ्यूजी आ रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं? एक तो पैरेलल स्ट्रीम अलग से चलती थी कि रोहिंग्या और वहाँ के बुद्धिस्ट समुदाय की लड़ाई की, और लेकिन इस केस में जो रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो है चीन समुदाय, CHIN, चीन कम्युनिटी के रेफ्यूजीज़। मिज़ोरम के CM का कहना है कि ये चीन रेफ्यूजीज़ एथनिकली दे आर अवर मिज़ो ब्रेदरन, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सीमा के उस पार रहते हैं, तो वो परेशान है तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, वी विल हेल्प देम। और दूसरा फैक्ट याद रखना है, तत्माडाओ, ये क्या है? म्यांमार की सेना का आधिकारिक नाम है। तो इसका MCQ कैसे बन सकता है? अब 3-4 निकालो। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है
और सामने इसको डाल दिया जाए तो ये पार्लियामेंट नहीं है, ये उनकी मिलिट्री का नाम है म्यांमार की। एंड लास्टली इकोनॉमी में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, तो उसके अलग अलग मुद्दे हम पहले भी देख चुके हैं। एक और हमारे पास केस स्टडी या फैक्ट आता है, गुजरात में राज्य सरकार की जो बिजली कंपनियां हैं वो जब कोयला जला के बिजली बनाती है 5 रुपये प्रति यूनिट पे पैदा होता है। प्राइवेट सेक्टर अदानी वगैरह बनाते हैं तो 3 रुपये प्रति यूनिट में बना देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 60% चीपर। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी में पुरानी मशीनरी है, सही से काम नहीं करती, वो दूर दराज के इलाकों से कोयला लेकर आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ हाई। उनके स्टाफ मैनेजर को क्योंकि परमानेंट जॉब मिली है तो एक कंप्लेसेंट एटीट्यूड की हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक सर्वे ने भी आगे बोला था कि कैसे वाजपेयी के ज़माने में और ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर के ज़माने में प्राइवेटाइजेशन किया गया, उसके बाद उन सरकारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो भारत में हमने सब कुछ बेच देना चाहिए वगैरह वगैरह। खैर इसके अलावा अभी पेज 1 से लेके पेज 16 जो भी इंडियन एक्सप्रेस में काम की चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी संडे एक्सप्रेस के नाम पे आप जानते हैं समाचार कम ही रहते हैं। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर, और आगे तैयार हो जाइए सोमवार शाम 8 बजे मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स MCQ टेस्ट के लिए, और मंगलवार रात 9 बजे इकोनॉमी अपडेट्स की फ्री लेक्चर सीरीज़ विन 21 सीरीज़। उनके रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, कूपन कोड फ्री में अनलॉक करने के लिए यूज़ करें mrunal.org।